हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और बैलेंस्ड डाइट। तो हम एक एक टॉपिक यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड के बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और उसके बाद बैलेंस डाइट। उसके बाद बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या होता है? तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड ये होता है कि कोई भी जो फूड की डिश होती है उसको बनाने के लिए उसमें जो जो मटेरियल्स डाले जाते हैं वही इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड होते हैं, वही उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चावल बनाना है, बॉइल्ड राइस बनाना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें वाटर लगेगा और राइस लगेगा। वाटर और राइस, तो उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हुए? 2। तो इसी को क्या कहेंगे, वहां पर इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। जैसे हमें बॉइल्ड राइस अगर हमें चावल बनाना है, पकाना है, तो उसमें क्या करेंगे, एक तो राइस होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर होगा। राइस और वाटर। तो अब इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स लगे? इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स बस लगे। यही इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड है। किसी भी फूड की डिश को बनाने के लिए उसमें जितने तरह के आइटम्स आप मिलाएंगे वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। अब यही बॉइल्ड राइस की जगह अगर आप खिचड़ी बनाना चाहें तो पता चलेगा कि उसमें राइस भी है, वाटर भी है, उसके साथ साथ आपने उसमें दाल भी मिलाया, तब उसके इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाएंगे। उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे? तब 3 हो जाएंगे, क्योंकि आपने दाल भी डाला। और अगर आप उसमें साल्ट भी डालते हैं तो इंग्रेडिएंट्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स इस तरह से अलग अलग डिश पर डिपेंड करेंगे कि अलग कौन सी डिश आप बनाने जा रहे हैं, फूड की कौन सी डिश बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब इसी चावल की अगर आपको बिरयानी बनानी है तो उसमें आप फिर राइस भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, मीट भी लेंगे और उसमें बहुत तरह की स्पाइसेस लेंगे, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स और बढ़ जाएंगे। तो ये फूड इंग्रेडिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड यही हुए कि किसी डिश को बनाने के लिए उसमें आप जितने तरह के आइटम्स को मिला रहे हैं उस डिश को बनाने के लिए वही उसके इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो फूड के कंपोनेंट्स से पहले हम न्यूट्रिएंट्स जान लेते हैं क्या होता है। इससे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स पे वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं कि कोई भी जो फूड है, कोई फूड आइटम है, उसमें जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब उन्हीं केमिकल को अगर आप कैटेगराइज कर दें, अलग अलग ग्रुप में रख दें, तो वो जो अलग अलग ग्रुप होगा वही क्या होगा? वही कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट्स समझने से पहले न्यूट्रिएंट पहले आप समझ लें कि कोई भी फूड आइटम है उसमें जो जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं वो केमिकल्स क्या हैं, हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए या हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रुप में रख दीजिए, तो वो जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड होगा, वही फूड का कंपोनेंट होगा। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरा कंपोनेंट हम देख लेते हैं फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सब न्यूट्रिएंट्स के नेम है, आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट। थर्ड पे देख लेते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद फोर्थ पे देख लेते हैं मिनरल्स या फोर्थ विटामिन या मिनरल्स जो भी है। चलिए फोर्थ पे हम मिनरल्स देख लेते हैं, उसके बाद विटामिन देख लेते हैं। विटामिन हो गया, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर और रफेज के बारे में भी। यहां पर हम राइट कर दें, वाटर और रफेज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो चीज हम खाते हैं उसमें कुछ अगर मीठा सा हमें लगता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। आप इसके बारे में जान लें कि जो शुगर होता है, शुगर और स्टार्च यही क्या होते हैं? यही कार्बोहाइड्रेट है। शुगर और स्टार्च यही कार्बोहाइड्रेट हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं और इनसे क्विक एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी आपको मिल जाती है। आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कि आपको एनर्जी तुरंत मिल जाती है।
शुगर जो होता है इससे और जल्दी एनर्जी मिलती है। अगर आप शुगर और स्टार्च दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो शुगर से और भी जल्दी एनर्जी मिलेगी स्टार्च के कंपैरिजन में। मतलब स्टार्च से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो शुगर के कंपैरिजन में स्लो रहेगी और शुगर से आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तो यही क्या है, यही कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो भी आप हमने कहा कि आप खाएंगे और अगर उसमें कुछ आपको मीठा लगता है तो इसका मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। राइस कार्बोहाइड्रेट होता है, व्हीट इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर में तो खैर है ही। फ्रूट्स, बनाना में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। आप जानते हैं बनाना से बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। फ्रूट में अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे फ्रूट से तो जिस फ्रूट से सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है वो बनाना ही होता है, क्योंकि बनाना कोई बहुत सॉलिड नहीं होता। बनाना ऑलरेडी सेमी सॉलिड जैसा होता है, जो पका हुआ होता है। आप उसको खाते हैं तो उससे तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है, इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों में ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो चीज़ें मीठी होंगी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, आप समझ लीजिए। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, आपको एनर्जी मिली, लेकिन जितने कार्बोहाइड्रेट की नीड है उससे ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में फैट बन के इकट्ठा हो जाएगा, फैट बन के कलेक्ट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज्यादा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो आगे चल के फैट बन जाएगा और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अब आ जाते हैं फैट पे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, हमें एनर्जी देता है। फैट भी एनर्जी गिविंग फूड है और फैट भी एनर्जी देता है। फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फैट स्लो देता है। कार्बोहाइड्रेट आपने लिया कि तुरंत मिल गई एनर्जी, लेकिन फैट ये स्लो एनर्जी देता है। लेकिन फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी देता है। अब फैट ये एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। प्लांट में आप अगर देखेंगे तो सोयाबीन वगैरह है, ये जो ऑयली चीजें हैं उसमें फैट पाया जाता है। और अगर आप एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में मीट है या मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है या घी है, ये सब चीजों में क्या होता है, इन सब में फैट पाया जाता है। फिश है उसमें भी फैट पाया जाता है, एग में भी पाया जाता है। तो इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, इन सब चीजों में फैट पाया जाता है। फैट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में स्लो एनर्जी मिलती है। फैट जब ज्यादा हो जाता है तो वो स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो वो स्किन के नीचे स्टोर होता है, इसी से क्या होता है कि फिर पेट निकल आता है, वहां पर फैट स्टोर हो जाता है। तो फैट स्किन के नीचे स्टोर होता है, उसके बाद ये किडनी के चारों तरफ भी स्टोर होता है और हार्ट के चारों तरफ भी स्टोर होता है फैट। तो फैट एनर्जी देता है। और जब कभी हम भूखे होते हैं और हमें कुछ खाने को नहीं मिलता और हमें एनर्जी नहीं होती, तो वही वाला फैट जो हमारी स्किन में या जो और जगह पर स्टोर है, उसी फैट से फिर क्या हमको एनर्जी मिलती है। तो ये तो हो गया फैट। फैट किस में मिलता है, मीट में मिलता है और जो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह है उसमें मिलता है, ऑयली चीजों में मिलता है। अगर प्लांट को आप देखेंगे तो ये आप समझ गए होंगे। अब प्रोटीन के बारे में आते हैं। तो प्रोटीन ये होता है कि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ये तो एनर्जी देने का काम करते हैं दोनों, ये क्या करता है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी जो बिल्ड करती है वो प्रोटीन ही की वजह से बिल्ड करती है। और प्रोटीन में ये होता है कि जब जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है। जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनको कम प्रोटीन की नीड होती है। एडल्ट को कितनी प्रोटीन की नीड होती है वो आप इसको उससे समझ लेते हैं कि जो एडल्ट जितने किलो का होगा, जितने किलोग्राम का होगा, उसको उतने ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। जैसे कोई आदमी अगर 50 ग्राम है, 50 किलोग्राम है, 50 केजी है, तो इसका मतलब उसको 50 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। कोई आदमी अगर 60 केजी का है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। ये बड़ों की बात होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि उनको अभी ग्रो करना होता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उनका ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। प्रोटीन की कमी से फिर उनका ग्रोथ ठीक से नहीं होता, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। और प्रोटीन की कमी से फिर उनके हेयर फॉल वगैरह भी होने लगते हैं। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और प्रोटीन किस में पाया जाता है, प्रोटीन प्लांट्स में भी पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स में पल्सेस में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो फिर एनिमल्स में जो मीट होता है, फिश है, एग है, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का मेन काम इसका क्या है, बॉडी बिल्डिंग है। इसके बगैर बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है प्रोटीन के बगैर। अब आ जाते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। मिनरल्स की हमारी बॉडी में बहुत कम नीड होती है, बहुत छोटे क्वांटिटी में मिनरल्स की नीड होती है। लेकिन मिनरल्स की अगर कमी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीज हो जाती हैं हमारी बॉडी में, फिर बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। बहुत कम नीड होती है इनकी, लेकिन नीड इनकी होती है, हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं मिनरल्स। इसके बाद आ जाते हैं विटामिन्स पे। तो विटामिन्स
जो होते हैं इनकी भी हमारी बॉडी में बहुत कम नीड होती है। नियर अबाउट 20 विटामिन के करीब हम जानते हैं। विटामिन की बॉडी में बहुत कम नीड होती है, लेकिन इनकी भी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। फिर हमारी बॉडी में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब बहुत कॉमन विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी बहुत तरह के होते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। तो ये विटामिन जो होता है हमारी बॉडी में बहुत कम नीड होती है इनकी, मिनरल्स की भी बहुत कम नीड होती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, इनकी कमी हो जाए तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है, मतलब इनकी कमी से डिजीज हो जाती हैं। वो क्या होते हैं, वो विटामिन की कमी से, फिर विटामिन अगर आप लेंगे तो वो डिजीज क्योर हो जाएंगी। इसके बाद वाटर और विटामिन के बारे में जो दूसरे वीडियोस हैं तो वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा, तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं वाटर पे। तो वाटर में किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता, वाटर में किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी का नियर अबाउट 70% तो वाटर ही है, तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। वाटर में खुद तो कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं है, लेकिन वाटर में ये होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर की नीड होती है, उसके बगैर नहीं होगा। या एक्सक्रीशन के लिए, हमारी जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने के लिए भी वाटर की नीड होती है, और हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर की नीड होती है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो वाटर बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि इसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्सक्रीशन में आप जानते हैं कि पसीने के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में निकलता है या यूरिन के फॉर्म में निकलता है। तो वाटर हमें, एक तो वाटर हम पीते हैं उससे भी हमें वाटर मिलता है, जो कुछ खाना हम पकाते हैं तो उसमें भी वाटर मिलाते हैं, फ्रूट वगैरह जो कुछ खाते हैं उसमें भी वाटर होता है, तो हमें इस तरह से वाटर मिलता है, और वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि वाटर में खुद कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता। रफेज ये होता है कि जो प्लांट में सेलुलोज होते हैं, जो हम फ्रूट वगैरह खाते हैं उसमें जो सेलुलोज होते हैं, जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो वो बॉडी रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारे बॉडी के लिए इस तरह ज़रूरी होते हैं कि ये फूड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और फूड के जब मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्थ ठीक रहती है, क्योंकि फिर इससे हमारा जो डाइजेशन ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो रफेज भी हमारे फूड में बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि फूड में कुछ ऐसी चीज़, कच्ची चीज़ खाई जाए जिसमें कि क्या है, सेलुलोज हो, और सेलुलोज सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में तो होता नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें खाई जानी चाहिए जिसको आमतौर से हम लोग सलाद के फॉर्म में खाते हैं, वही रफेज होता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब इसमें कुछ वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी, डिटेल में आपको आ जाएंगी। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट पर भी एक वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बस हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि बैलेंस डाइट ये होता है कि हर एक जो कोई भी है उसको अपने काम के, अपने हाइट के, अपने वेट के हिसाब से उसको डाइट चाहिए होती है। हर एक इंसान की अलग अलग डाइट होती है, क्योंकि अलग अलग काम होता है उसका, अलग अलग वेट होता है, अलग अलग एज होता है, अलग अलग उसकी नीड होती है। तो जिसको जितनी जिस तरह की डाइट की नीड होती है वही उसके लिए बैलेंस डाइट होता है। एक आदमी फिजिकल लेबर करता है, वो मजदूर है, उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। एक आदमी ऑफिस में बैठ करके ऑफिस का काम करता है, सिग्नेचर करता है और लोगों को ऑर्डर करता है और ज़्यादा फिजिकल लेबर नहीं करता, उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। तो जिसको जितने न्यूट्रिएंट्स की जिस क्वांटिटी में नीड होती है वही उसके लिए बैलेंस डाइट होता है। इसकी अगर आप डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा, तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि बैलेंस डाइट क्या है। तो आज हमने डिस्कस किया इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और बैलेंस डाइट। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।